हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका DSE का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 भारत में शैल कला का सर्वेक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वे अपनी कहानियां कैसे सुनाते होंगे? क्योंकि उस समय ना तो कोई किताब थी, ना ही कोई लिखावट थी, लेकिन हाँ, उन्होंने पत्थरों पर अपनी पूरी जिंदगी उकेर दी। तो ये हमारे भारत की शैल कला यानी कि रॉक आर्ट। तो चलिए इसमें हम एक परिचय में हम देख लेते हैं। शैल कला प्राचीन मनुष्य द्वारा पत्थरों, गुफाओं और चट्टानों पर बनाए गए चित्र और नक्काशियाँ। तो शैल कला यानी कि एक रॉक आर्ट, तो ये एक प्राचीन मनुष्य की डायरी है जहाँ पर उन्होंने पत्थरों, गुफाओं और चट्टानों पर चित्र और नक्काशियाँ बनाई है। तो ये जो कला है, ये सिर्फ कला ही नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन, संस्कृति और जो आस्था का आईना था वो भी हमें देखने को इसमें मिलता है। तो यह कला मानव की सोच, जीवन शैली, धर्म और संस्कृति का दर्पण है। तो भारत शैल कला की समृद्ध परंपरा वाला देश है। तो जो भारत है, भारत इस मामले में बहुत समृद्ध पाया जाता है। यहाँ की जो शैल कला है वो हमें बताती है कि इंसान प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ था। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शैल कला इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं शैल कला के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले भारत में शैल कला का उल्लेख 1867 ईस्वी में आर्चीबाल्ड क्लाइकल ने किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे आर्चीबाल्ड क्लाइकल जी है। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम जो शैल कला का जिक्र किया है वो आर्चीबाल्ड करचन जी ने 1867 ईस्वी में किया है। बाद में भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं की खोज ने विश्व स्तर पर भारत की शैल कला को प्रसिद्ध बना दिया। तो जब भीमबेटका की जो गुफाएं थी वे खोजी गई, तो उस समय पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत की जो शैल कला है वो वाकई अद्भुत मानी जाती है। तो आज भारत के लगभग 1500 से अधिक शैलाश्रय में चित्र और नक्काशियाँ मिली है। तो आज का जो भारत है उसमें लगभग 1500 से अधिक जो रॉक शेल्टर्स हैं वे हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें चित्र और नक्काशियाँ देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट सोचिए, 30,000 साल पहले ये पेंटिंग्स हमें सीधा जोड़ देती है हमारे पूर्वजों से। तो यही थे हमारे शैल कला का इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शैल कला का वितरण एवं प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं शैल कला का वितरण एवं प्रकार के बारे में। तो जो शैल कला है वो केवल एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत में फैली हुई है। तो इसके कुछ मुख्य क्षेत्र, उन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका हो गया, होशंगाबाद हो गया, रायसेन हो गया। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर हो गया, सोनघाटी हो गया। कर्नाटक में कुप्पगल्लू हो गया, हल्लूर हो गया। राजस्थान में उदयपुर हो गया, कोटा हो गया, बागौर हो गया। आंध्र प्रदेश में उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, इन सभी पर सभी जगह तक जो हमारी शैल कला है वो फैली हुई है। लेकिन जो हमारी शैल कला के मुख्य क्षेत्र हैं ये तो हमने आपको बता दिया। अब हम शैल कला के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो हमारी शैल कला होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। पहले हमारी चित्रकला, दूसरी हमारी नक्काशी। तो चित्रकला
यानी कि रंगों से बनाए गए चित्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी एक चित्रकला है। शैल कला का चित्रकला रूप ये हमें देखने को मिल गया, जहाँ पर एक व्यक्ति है, एक और व्यक्ति है और साथ ही एक जानवर का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये हमारे रंगों से बनाए गए चित्र है, तो इसलिए हम इन्हें शैल कला को चित्रकला कहते हैं। दूसरे हमारे नक्काशी आते हैं, जिसमें पत्थरों पर खुदाई करके बनाई गई आकृतियां होती है। जैसे कि कोई एक इस प्रकार का पत्थर है, उस पर किसी नुकीली वस्तु से खुदाई करके कोई चित्र बना दिया है, तो उसको ही हम नक्काशी या शैल कला का नक्काशी प्रकार कहते हैं। तो यही थे हमारे शैल कला का वितरण एवं प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शैल कला के प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं शैल कला के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले इसमें प्राकृतिक रंगों से चित्र होते हैं, यानी कि जो लाल कलर है गेरुआ हेमटेटाइट है, और जो दूसरा है वो सफेद चूना मुख्य रंग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो लाल कलर है वो गेरुआ और जो सफेद है वो चूना। तो इन दो रंगों से बनी ये जो आकृतियां दिखती है, और इन आकृतियों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इनमें हमें जानवर देखने को मिलता है, जैसे कि हिरन हो गया, बाघ, हाथी, बकरी, मछली, ये सभी जानवर हमें इनमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसमें अगर मानव देखने को मिलते हैं तो मानव शिकार करते हुए देखने को मिलेगा, या नृत्य करते हुए मिलेगा, या युद्ध करते हुए ऐसे मिलेगा। थर्ड आते हैं ज्यामितीय आकृति, जैसे कि वृत्त मिलेगी, इसमें हमें रेखाएं मिलेगी, त्रिबिंदु मिलेंगे, बिंदु मिलेंगे, यानी कि ये जो कला है उनकी पूरी जीवन कथा हमें सुनाती है। तो यही था हमारे शैल कला के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था प्राचीनतम शैल कला अभिव्यक्तियां। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राचीनतम शैल कला अभिव्यक्तियों के बारे में। तो भारत में सबसे पुरानी शैल कला का समय 30,000 वर्ष पूर्व ऊपरी पूर्व पाषाण काल माना जाता है। तो सबसे पुरानी जो शैल कला देखने को मिलती है वो हमें 30,000 वर्ष पुरानी देखने को मिलती है, जो कि हमारी ये वाली शैल कला है। तो इसमें भीमबेटका के चित्र विश्व की प्राचीनतम कृतियों में गिने जाते हैं। जो मैंने आपको ये पिक्चर लगाई हुई है, ये हमारे भीमबेटका की गुफाओं की शैल कला है। तो भारत में जो शैल कला की शुरुआत है वो 30,000 वर्ष पूर्व यानी कि ऊपरी पाषाण काल में मानी जाती है, और जो भीमबेटका के चित्र है वे विश्व की सबसे पुरानी कलाकृतियों में गिने जाते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, जब यूरोप में लोग गुफाओं में आग की खोज कर रहे थे, तो भारत में कलाकार अपनी दीवारों की जीवन की कहानियों से भर रहे थे। तो यही था हमारा प्राचीनतम शैल कला अभिव्यक्तियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसमें हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पर भी हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस काल के जो चित्र थे वे मुख्यतः जानवरों और शिकार के दृश्य दिखाते हैं। तो उस पूरा पाषाण काल में हमें बड़े आकार की आकृतियां बनी, ज्यादातर लाल रंग से देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें शिकार और जानवर देखने को मिलते हैं। और ये बड़े आकार की आकृति होती है और लाल रंग का इनमें प्रयोग होती है। और मानव का सबसे बड़ा जो जुनून है वो उस समय शिकार और जीविका था। तो और वही उन्होंने पत्थरों पर दर्ज कर दिया था। तो ये था हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मेसोलिथिक काल, यानी कि मध्य पाषाण काल। तो जो अब जो चित्र थे इस समय के चित्रों में थोड़ा बदलाव दिखने को मिलता है। तो इस काल में मानव आकृतियां अधिक संख्या में दिखने लगी। तो इस समय के चित्रों में हमें नृत्य, युद्ध, शिकार, दैनिक जीवन के दृश्य, ये सभी देखने को मिल जाते हैं। तो अब जो कला थी वो हमें सिर्फ छोटे और अधिक यथार्थवादी हो गई थी। तो ये जो कला थी वो सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के जीवन और उत्सव भी हमें इसमें देखने को मिले। तो यही थी हमारी मध्य पाषाण मेसोलिथिक काल की कला। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल के शैल चित्रों के बारे में। तो इस समय जो कृषि और पशुपालन था वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ही अब जो चित्र थे वे अधिक विकसित और प्रतीकात्मक हो गए थे, और इसमें कृषि और पशुपालन का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर जो अब इंसान था वो स्थायी गांव में बसाने लगा था, तो खेती और पशुपालन भी आ गया था। तो जो चित्र थे उनमें खेती करते लोग, पालतू पशु, घर की आकृतियां, इन सभी के दृश्य जो हमें है वे हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि चित्रों में हमें धार्मिक प्रतीक भी उभरने लगे थे, जो धार्मिक अनुष्ठान थे वे भी हमें चित्रों में देखने को मिल जाते थे। यानी कि जो कला थी वो समाज की एक नई पहचान बन रही थी। तो यही हमारा नवपाषाण एवं ताम्रपाषाण काल के जो शैल चित्र थे वे हमने देख लिए। इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा ऐतिहासिक काल आता है, यानी कि ताम्रपाषाण या ऐतिहासिक काल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल में चित्रों में रथ, अश्वारोही, हथियार आदि दिखाई देते हैं।
तो स्टूडेंट जो अब जो चित्र थे वे और अधिक विकसित और प्रतीकात्मक हो गए थे। तो जो हमें कुछ शैलाश्रय मिलते हैं उसमें तो हमें ब्राह्मी लिपि के लेख भी मिलते हैं, यानी कि यहाँ जो कला थी और लेखन था उन दोनों का संगम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही यह समाज के विकसित होते राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का प्रमाण है, और ब्राह्मी जैसी लिपियों के लेख भी शैलाश्रयों में अंकित मिले हैं। तो यही हमें बताता है कि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी तो ऐसे ही कला भी अपनी नई दिशा लेती चली गई। तो ये था हमारा ऐतिहासिक काल में शैल चित्र। तो यही थे हमारे कुछ काल जिनमें हमने अलग अलग तरीके से चित्रकला को विकसित किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे शैल कला केवल कला नहीं बल्कि मानव की सांस्कृतिक स्मृति है। तो जो शैल कला थी वो सिर्फ एक चित्र ही नहीं था बल्कि मानव संस्कृति की एक स्मृति, एक याद भी है। और यही हमें बताती है कि प्रागैतिहासिक मानव किस तरह सोचता था, किस तरीके से जीता था और प्रकृति के साथ वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ था। तो जो भीमबेटका जैसी गुफाएं है ये हमें विश्व धरोहर बनाती है, और इसका जो नाम है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी आता है, क्योंकि यही हमें इंसानियत की जड़ों से जोड़ती है। तो शैल कला मानव की चेतना, सामाजिक जीवन और धार्मिक भावनाओं का पहला लेखा जोखा है। तो स्टूडेंट जब भी आप अगली बार किसी गुफा या पुरानी चट्टान पर कोई भी आकृति देखो तो समझिए सिर्फ एक चित्र ही नहीं है बल्कि हजारों साल पुराना एक संदेश है जो कि हमारे पूर्वजों से हमारे लिए दिया गया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिए है। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।